हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है, सबसे ज़्यादा टफ कुछ लोगों को लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गॉस लॉ क्या है ये तो हम समझेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये समझना है कि गॉस लॉ क्यों इस्तेमाल होता है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। गॉस लॉ क्या है वो समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि गॉस लॉ किस लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो, गॉस लॉ इस्तेमाल करने के पीछे का रीजन है किसी भी शेप की बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा था क्या होता है, फिर एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर कोई पॉइंट P जो चार्ज से r डिस्टेंस पे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला था kq/r², ये फॉर्मूला मिला था हमें। इसी तरीके से अगर चार्ज में एक पॉइंट साइज की बॉडी को नहीं दूं, एक स्फेरिकल बॉडी को दूं, तो अगर वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, दोनों ही केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया था। स्फेरिकल बॉडी से बाहर के लिए, स्फेरिकल बॉडी की सरफेस पे, और स्फेरिकल बॉडी के अंदर के लिए, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल हो चाहे वो इंसुलेटिंग मटेरियल हो, दोनों के लिए हमने कैलकुलेट किया। इसी तरीके से और भी टाइप की बॉडीज हो सकती है जिनका शेप कुछ और हो। जैसे हमने एक शीट ले ली, थिन शीट है, जैसे पेपर होता है वैसे मेटल की एक शीट है, उससे चार्ज दे दिया, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। या फिर एक वायर ले लिया, स्ट्रेट वायर, उसे चार्ज दे दिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो, ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, या अगर कैलकुलेट करेंगे भी तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो उसे सिंप्लीफाई करके या सिंपलेस्ट मेथड से सोल्व करने के लिए हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस लॉ किस काम में आता है? गॉस लॉ काम में आता है अलग अलग शेप की बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, अलग अलग टाइप की बॉडी के लिए। इस काम में आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम चाहे तो एक पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, स्फेरिकल बॉडी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। इन दोनों के लिए तो हमने क्लासिकल अप्रोच को भी इस्तेमाल किया था। क्लासिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। स्फेरिकल बॉडी, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटर हो, उसके बाहर, उसकी सरफेस पे, उसके अंदर, तीनों ही केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, वो इजीली हमें फॉर्मूला मिल रहा था। लेकिन अगर मैं एक शीट, एक प्लेन को चार्ज देके उसके लिए P पॉइंट पे, अगर उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लिया, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाला है। अगर मैं क्लासिकल अप्रोच रखता हूँ, जिस तरीके से मैंने इन तीन का फॉर्मूला डिराइव किया, या फिर एक स्ट्रेट वायर है, वायर को चार्ज दे दिया, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो भी ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाली है। तो उनको सिंपल फॉर्म में इनका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि गॉस लॉ का इस्तेमाल क्यों होता है। गॉस लॉ का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना अलग अलग शेप की बॉडी के लिए, ये गॉस लॉ का मेन पर्पस है। अब समझते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। देखो, गॉस लॉ से पहले हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही पूरा का पूरा रिलेटेड है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बातें की जाती है गॉस लॉ के अंदर। तो देखो, हम क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ का स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम एक काम करेंगे। वो काम क्या होगा? एक पॉइंट चार्ज के लिए इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E = kq/r²।
आर स्क्वायर, ये हमें पता है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम क्यू चार्ज के लिए आर रेडियस का एक स्फेयर एज्यूम करेंगे, आर रेडियस का एक स्फेयर बनाएंगे। ये स्फेयर हमने बना लिया। इस तरीके से अब सपोज कर लेते हैं कि एक स्फेयर है जिसके अंदर हमने क्यू चार्ज को रखा है, उसके सेंटर पे एक स्फेरिकल शेल है, उस स्फेरिकल शेल के अंदर इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज को रखा है। तो अब फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका, अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के अंदर से होके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है जो चार्ज को पूरी तरीके से कवर कर रही है, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला मिले, क्या मिले, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो दो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ई डॉट एस, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो ई डॉट एस था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो यहां हम सोच सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगाए। देखो अभी अगर हमें कोई आइडिया भी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो हम सिंपली इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी ये एप्लीकेबल होगा। तो E डॉट डी एस इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला हमने ले लिया, 0 टू S, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, S के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी हम सरफेस की रखेंगे। अब इंटीग्रेशन किससे होगा, देखो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है वो है ds, ds इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। अब ds इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है, और इस एरिया से होकर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो ये कुछ इस तरीके की होगी, क्योंकि एक चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा उससे दूर की होती है। अगर P पॉइंट पे कोई एलिमेंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो चार्ज से दूर की ओर होगी, इसका मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब देखो E डॉट ds का फॉर्मूला, इसको और आगे सोल्व करें तो E मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ ds और इन दोनों के बीच के एंगल का कोस थीटा। तो थीटा किन के बीच का एंगल है, E और ds के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे यहाँ पता चल गई, ds एरिया, एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैंने ये एलिमेंट लिया है तो इस एलिमेंट के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी ये, मतलब ds की डायरेक्शन है ये, E की डायरेक्शन भी यही, ds की डायरेक्शन भी यही, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एलिमेंट्स लूं तो उनके लिए भी देखो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन भी ये, तो हर एक केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने वाली है, चाहे मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, अगर यहाँ कोई एलिमेंट ले लूं, यहाँ कोई एलिमेंट ले लूं, इस तरीके से, तो हर एक एलिमेंट के लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट 0 डिग्री होने वाली है।
आगे सोल्व करते हैं। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर ले लेते हैं। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस है, चाहे मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, उसकी सेंटर से डिस्टेंस r के इक्वल ही होने वाली, क्योंकि एक स्फेरिकल ही है, रेडियस कभी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब k q और r स्क्वायर तीनों की तीनों ही वैल्यूज कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले सकता हूं इंटीग्रेशन के। k q अपॉन r स्क्वायर को बाहर ले लिया, ds का इंटीग्रेशन 0 टू s के लिए, k q अपॉन r स्क्वायर बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 टू s। तो आगे चलते हैं, फाई हो जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो फाई हो जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर, k को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले सकता हूं, q अपॉन r स्क्वायर इंटू s। अब स्फेरिकल बॉडी के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्फेरिकल बॉडी के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। पुट कर देते हैं, तो देखो अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है, देखो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नोड। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ पे q क्या है? q है स्फेरिकल बॉडी के अंदर टोटल चार्ज। अगर यहाँ पे एक और चार्ज प्लेस किया हुआ होता तो दोनों काउंट होते हैं, क्योंकि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, तो फ्लक्स इसके कारण भी बन रहा है। फ्लक्स क्या होता है? किसी सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस सरफेस से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकल ही रही है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो निकलेगी। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स उन सभी चार्ज के कारण होगा जो उस स्फेरिकल बॉडी के अंदर है। हाँ, अगर कोई चार्ज बाहर होता, तो अब अगर ये बाहर है तो इसके लिए तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो बाहर है। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो एक ये जा रही होगी, ये जा रही होगी, ये जा रही होगी, ये जा रही होगी। तो देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर भी जा रही है तो इससे बाहर भी तो निकल रही है, या फिर यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो अगर इसके अंदर से होके जा रही है तो इसके बाहर भी तो निकल रही है। इसका मतलब फ्लक्स केवल उस ही चार्ज के लिए काउंट होता है जो स्फेरिकल बॉडी के अंदर है, जो बाहर है उसके लिए काउंट नहीं होगा। क्योंकि बाहर किसी चार्ज के लिए या तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस स्फेरिकल बॉडी के अंदर ही एंटर नहीं करेगी, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, और जो अंदर एंटर कर रही है वो बाहर भी तो निकल रही है। तो इसका मतलब जितना फ्लक्स उसने अंदर जाने के लिए बनाया उतना ही फ्लक्स उसने बाहर आने के लिए भी बना दिया। तो टोटल फ्लक्स, अगर कोई चार्ज स्फेरिकल बॉडी के बाहर रखा है तो उसके लिए कोई फ्लक्स काउंट नहीं होता है। फ्लक्स केवल और केवल स्फेरिकल बॉडी के अंदर जो है उसी के कारण काउंट होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कवर्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी। ये सिग्मा क्यू है, और इस स्फेरिकल बॉडी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसको दूसरा नाम हमें ये दे रखा है, इसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज कवर्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम से आया है, इसीलिए इसको गॉसियन सरफेस नाम दे रखा है हमने। तो देखो, इससे हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब देखो, यहां पे जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है ना, ये फ्लक्स इस स्फेरिकल बॉडी के लिए, और ये स्फेरिकल बॉडी चारों तरफ से इसको कवर कर रही है। कहने का मतलब ये है
कि ये जो चार्ज है ना, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस बन रही हैं, इनफाइनाइट फील्ड लाइंस बन रही होंगी मान लो, तो वो सारी की सारी इस स्फेरिकल बॉडी से होके ही निकलेंगी ना। एक भी ऐसी नहीं होगी जो बाहर तो निकल रही होगी लेकिन इस स्फेरिकल बॉडी से होके नहीं निकल रही होगी, क्योंकि इस स्फेरिकल बॉडी ने पूरी तरफ चारों तरफ से उसको कवर कर रखा है चार्ज को। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मान लो हमारे पास जो स्फेरिकल बॉडी होती, मान लो सेमी स्फेयर होता, इस तरीके से हेमिस्फेयर होता, तब क्या होता है, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो देखो ये फील्ड लाइन स्फेरिकल बॉडी से होके हेमिस्फेयर से होके निकल रही है, ये हेमिस्फेयर से होके निकल रही है, ये हेमिस्फेयर से होके निकल रही है, लेकिन ये तो निकल ही नहीं रही है, तो इनके लिए तो फ्लक्स काउंट होगा ही नहीं। क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन देखो, गॉस थ्योरम को पढ़ना है तो फ्लक्स की डेफिनेशन आपके दिमाग में जहन में बैठी हुई होनी चाहिए कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स होता है किसी सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। तो ये तो सरफेस से होके निकल रही है, ये भी सरफेस से होके निकल रही है, ये भी सरफेस से होके निकल रही है, लेकिन ये तीनों तो सरफेस से होके निकल ही नहीं रही है। तो अगर मैं ये बात करूं कि किसी बॉडी ने चारों तरफ से चार्ज को कवर कर रखा है, चारों तरफ से हवा भी पास नहीं हो सकती, एंटर नहीं हो सकती, तो ऐसे केस में उस चार्ज की जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, चाहे 100 बन रही है, चाहे 1000 बन रही है, चाहे 10,000 बन रही है, सारी की सारी फील्ड लाइंस को बाहर जाना है तो सरफेस से होके गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब उनका फ्लक्स काउंट होगा। लेकिन अगर किसी सरफेस ने पूरी तरह से चार्ज को कवर नहीं कर रखा है तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसी भी होंगी जो फ्लक्स, जिनके लिए फ्लक्स काउंट नहीं होगा, ये फ्लक्स नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर के नीचे वाले पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो सरफेस से होके गुजर रही है, फ्लक्स बना रही है, लेकिन ऊपर वाली जो फील्ड लाइंस है उनके सामने कोई सरफेस है ही नहीं, और एरिया से होके जब कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही है तो फ्लक्स बनना ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स कैलकुलेट किया है वो हम ऐसी बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं जो चार्ज को चारों तरफ से कवर कर रही है, या इसको हम बोल सकते हैं क्लोज बॉडी, जो चार्ज को चारों तरफ से कवर कर रही हो। तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस, जो चारों तरफ से चार्ज को पैक करके रखती है। तो फ्लक्स जो है वो हमने क्लोज्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट किया है। उसे मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इस तरीके से, ये जो साइन बनाया मैंने इसे हम बोलते हैं क्लोज पाथ इंटीग्रेशन। हमने जो सरफेस ली है वो चारों तरफ से क्लोज है, उसे मैथमेटिकली इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अब देखो सोचो, बहुत कम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ज को कवर किया था एक स्फेरिकल बॉडी से, ठीक है। सपोज करते हैं चार्ज ने टोटल 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ये 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? जितनी भी ये चार्ज बना रहा है सारी की सारी हो रही है, क्योंकि इस स्फेरिकल बॉडी ने चारों तरफ से चार्ज को कवर कर रखा है, ट्रैप कर रखा है। एक भी ऐसी फील्ड लाइन नहीं हो सकती है जो बाहर तो निकल जाए और इस सरफेस से होकर नहीं गुजरे, क्योंकि इसने चारों तरफ से पैक कर रखा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 10। जितने भी फील्ड लाइंस है सबके लिए फ्लक्स काउंट हुआ। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि मैंने इस चार्ज को स्फेरिकल बॉडी से कवर किया था, ठीक है। अगर मैं इसको स्फेरिकल बॉडी से कवर नहीं करता, इसे एक सिलेंड्रिकल बॉडी से कवर कर लेता, अब अगर ये 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले बना रहा था तो अभी भी 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बनाएगा। ये 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? सोचो, देखो फ्लक्स तो अब भी 10 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि इस सिलेंड्रिकल बॉडी ने भी चार्ज को चारों तरफ से कवर कर रखा है। कोई भी ऐसी फील्ड लाइन नहीं होगी जो बाहर तो निकल जाए लेकिन सिलेंड्रिकल बॉडी की सरफेस से होकर नहीं गुजरे। क्यों? क्योंकि इस सिलेंड्रिकल बॉडी ने भी चार्ज को उसी तरीके से चारों तरफ से कवर कर रखा है जैसे स्फेरिकल बॉडी ने किया था। तो चाहे चार्ज को कवर करने वाली बॉडी किसी भी शेप की हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल शेप की हो, चाहे क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड हो, कोनिकल हो, किसी भी टाइप की हो,
अगर वो क्लोज्ड सरफेस है, चारों तरफ से चार्ज को कवर करके बैठी है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फिर वो स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो। तो ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? जो किसी चार्ज को चारों तरफ से कवर करके रखे, चार्ज से निकलने वाली एक भी फील्ड लाइन को वो बिना उसके होते हुए बाहर न जाने दे। अगर चार्ज से निकलने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर जाना है तो वो सरफेस से होके ही बाहर निकले। इस तरीके से अगर कोई सरफेस ट्रैप कर लेती है किसी चार्ज को, तो हम उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए या किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला हमेशा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट आता है। अब चाहे वो बॉडी स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या किसी भी शेप की हो, ये चीज मैटर नहीं करती है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर हमेशा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये जो स्टेटमेंट है आपको ये नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is always 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface। इस स्टेटमेंट को आपको नोट डाउन करना है, इसे हम बोलते हैं गॉस लॉ का स्टेटमेंट। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। फाई का एक फॉर्मूला तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिराइव किया था और एक फॉर्मूला हमने गॉस थ्योरम से अभी जो डिराइव किया, ये इसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ये होती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमने पढ़ ली है। अब गॉस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और उसका एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए। जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला है। और ये एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल सरफेस के लिए। स्फेरिकल सरफेस एक यूनिफॉर्म होती है। देखो हमने यहाँ पे डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए स्फेरिकल सरफेस को ही क्यों लिया? क्योंकि इससे हमें एक फायदा था कि हम एक स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते थे। तो हमने एलिमेंट लिया है ना, इस एलिमेंट के लिए E और ds दोनों के बीच में थीटा हमेशा 0 मिल रहा था। चाहे मैं ये वाला एलिमेंट लूं चाहे ये वाला एलिमेंट लूं, तब भी E और ds दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। चाहे मैं ये वाला एलिमेंट लूं तब भी E और ds दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यूनिफॉर्मनेस है, हर जगह हमें यूनिफॉर्म थोड़ी सिमेट्री मिल रही है, तो उससे चीजों को सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरी चीज, जितने भी एलिमेंट्स है वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के जो डेरिवेशन को सोल्व किया वो एक स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर करते हुए सोल्व किया। अगर मान लो मैं इस चार्ज को कवर करता एक सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए, तब देखो क्या होता। ये वाले एलिमेंट के लिए तो E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री आता, और ये वाले एलिमेंट के लिए E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता। तो एक प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए हमने क्या किया, हमने जो गॉस थ्योरम को सोल्व किया वो एक स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर करते हुए इसका फॉर्मूला डिराइव किया। और उसके बाद हमें पता चला कि भाई फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स किसी चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से होके जाती है उतना फ्लक्स बनता है। तो अब चार्ज को हमने चाहे स्फेरिकल बॉडी से कवर किया तो भी फ्लक्स उतना ही है, और चार्ज को अगर मैं सिलेंड्रिकल बॉडी से कवर कर लूं तो भी फ्लक्स उतना ही है, क्योंकि तब भी चार्ज उतनी ही फील्ड लाइंस बनाएगा ना। सिलेंड्रिकल बॉडी से पैक करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि चार्ज ज्यादा फील्ड लाइंस बनाने लग जाएगा। जितनी फील्ड लाइंस पहले बनाई है उतनी बाद में बनाएगा। और फ्लक्स तो केवल इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक सरफेस से होके जा रही है। अब स्फेरिकल सरफेस है तब भी देखो कितनी 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है, और सिलेंड्रिकल सरफेस है तब भी देखो 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है। तो बस मैटर ये चीज करती है
कि हमने चार्ज को जिस सरफेस से कवर किया है वो चारों तरफ से क्लोज्ड होनी चाहिए, कोई हवा भी अंदर पास नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से क्लोज्ड होनी चाहिए। तो इसलिए गॉस स्टेटमेंट में हम यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोज्ड सरफेस है तो चाहे वो स्फेरिकल सरफेस है, चाहे वो सिलेंड्रिकल सरफेस है, चाहे वो किसी भी टाइप की नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स हमेशा क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया। तो देखो थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो हमने क्या किया, स्फेरिकल बॉडी ली ताकि चीजें इजीली कैलकुलेट कर सके। अगर हम सिलेंड्रिकल बॉडी या इस तरीके की नॉन यूनिफॉर्म बॉडी लेके बैठे होते तो अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या होता, थीटा भी अलग हो जाता, डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाती, तो इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या किया था, देखो अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, पाई का फॉर्मूला E डॉट ds रखा था, E का फॉर्मूला हमने KQ अपॉन R स्क्वायर रखा था ds, फिर R कांस्टेंट था इसीलिए उसको बाहर ले लिया था, तो चीजें इजीली सॉल्व हो गई थी। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ले लेते हैं तो R कांस्टेंट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि एक एलिमेंट की डिस्टेंस कुछ और है, दूसरे एलिमेंट की डिस्टेंस कुछ और है। अगर डिस्टेंस ही अलग अलग है तो फिर R वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं, बाहर नहीं आ सकता, इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, थीटा की वैल्यू भी अलग अलग होती तो और ज्यादा मुश्किल आती। तो हमने देखो ट्रिक्स इस्तेमाल किए इसमें, क्या किया हमने, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो स्फेरिकल बॉडी ले ली क्योंकि उसके लिए R कांस्टेंट आ जाता है, थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री मिलती है, इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। फिर वो चीजें अप्लाई हर एक टाइप की बॉडी के लिए कर ली कि चाहे वो सिलेंड्रिकल हो तो भी ये अप्लाई होगा, और क्यूबिकल बॉडी हो, किसी भी टाइप की नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो, बस वो चारों तरफ से क्लोज्ड होनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी is always 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the body। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट है। तो आज की क्लास में हमने गॉस थ्योरम का डेरिवेशन पढ़ा है, कल हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कहाँ ये काम में आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि गॉस थ्योरम का काम कहाँ आता है, गॉस थ्योरम काम आती है किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अगर चार्ज में पॉइंट साइज की बॉडी को देता हूं तो पॉइंट साइज के लिए फॉर्मूला, अगर चार्ज में किसी स्फेरिकल बॉडी को देता हूं तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चार्ज में एक वायर को दे देता हूं, जैसे मार्कर है, ऐसे स्ट्रेट वायर है, इस वायर को चार्ज दे दिया तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। अगर एक शीट है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। तो कल हम अलग अलग टाइप की बॉडी के लिए, अलग अलग शेप की बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। आज की क्लास के लिए इतना ही है। ये डेरिवेशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहना जब तक आप खुद से नहीं इसका फॉर्मूला डिराइव कर लो, ये वाला फॉर्मूला सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये चीजें समझ में आने लगेंगी तो फिर कल इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।